जब आप रेफ्यूजी वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाएँ तो आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको 2 अदद जो हैं वो आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए, ठीक है? आप अगर चाहें तो जापान से भी खिंचवा सकते हैं। अगर जब आप इमिग्रेशन जाएँगे तो वहाँ पे जो है ना पिक्चर बूथ बने हुए हैं। तो भूत नहीं कह रहे यानी कि बूथ बने हुए हैं। तो उसके अंदर आप मेरे ख़्याल में शायद आप 1000 येन डालेंगे तो उसमें आपको 700 या 800 येन का जो है ना वो 4 अदद जो पिक्चर्स हैं 4 या 5 पिक्चर्स बनती हैं। तो वो आपको प्रिंट होके तकरीबन विदिन 4 टू 5 मिनट्स जो है ना आपको वो पिक्चर्स मिल जाएँगी, ठीक है? आप उन पिक्चर्स को काट के जो अपने फॉर्म के ऊपर चिपका सकते हैं। दूसरी चीज़ जो चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगी जनाब जी फॉर्म चाहिए होगा जो आपने फॉर्म जो है वो अपने रिफ्यूजी डालने के लिए जो आपको चाहिए होगा, ठीक है? तो फॉर्म डाउनलोड करने का तरीकाकार क्या है? आपने वो जो फॉर्म है कहाँ से डाउनलोड करना है? तो सिंपल आपने ये लिखना है कि अपने अपने लैपटॉप या किसी भी अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर आपने जाके सर्च करना है सिंपल यू रिफ्यूजी फॉर्म डाउनलोड इन जापान, ठीक है? तो जैसे ही आप ये चीज़ डाउनलोड करेंगे या अगर आप लिखते हैं कि जापान रिफ्यूजी फॉर्म या रिफ्यूजी फॉर्म डाउनलोड इन जापान तो आपके सामने जो ये पहला लिंक आ रहा है ना जो आपको नज़र आ IESA.go.jp, ठीक है? आपने इस पहले लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इमिग्रेशन सर्विस एजेंसी ऑफ जापान की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे जो जितने भी फॉर्म है ना, जितनी भी लैंग्वेजेस के यानी कि मोस्टली जो नेशनैलिटी के लोग जो जापान में आकर रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं, वो तमाम लैंग्वेजेस के जो फॉर्म है, वो आप इजीली यहाँ से डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें इंग्लिश में है, अम्हारिक है, अरबिक है, इंडोनेशियन है, उर्दू है और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हिंदी है, वियतनामीज़ है, पर्शियन है, पुर्तगीज़ ऑलमोस्ट तकरीबन हर लैंग्वेज में आपको जो है ना फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है? तो आपने ये जो पहले नंबर पे फॉर्म है ना फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जो है ना आपने अप्लाई करना है रेफ्यूजी का फॉर्म, ठीक है? तो आपने ये वाला क्लिक करना है। अगर आप जो है सेकंड नेक्स्ट टाइम यानी कि सेकंड टाइम रेफ्यूजी अप्लाई करें यानी कि आपको जापान में रहते हुए आपका एक दफ़ा केस रिफ्यूज़ हो चुका है, आप दोबारा डालना चाहते हैं केस, तो उसके लिए फिर आपने यहाँ से नीचे वाले फॉर दोज़ हू विश टू रीअप्लाई यानी कि आपने इस कैटेगरी में से अपनी लैंग्वेज का फॉर्म डाउनलोड करना है। तो हम क्योंकि फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है हम पाकिस्तान से हैं फॉर एग्जांपल तो आपने उर्दू लैंग्वेज में, अगर आप इंडिया से हैं तो आपने हिंदी में डाउनलोड करना है, अगर आप कोरियन है तो कोरियन लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? फॉर्म तमाम के तमाम सेम ही है, तमाम के अंदर जो है ना इन्फॉर्मेशन भी आपने जो है ना वो जो फॉर्म फिल करने के जो जो उसके अंदर वो बने हुए हैं, खाने वगैरह बने हुए हैं, वो भी सारे सेम के सेम ही हैं। अगर मैं आपको उर्दू का फॉर्म फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान से हूँ या आप किसी भी कंट्री से हैं तो मैं फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान से तो आपको पाकिस्तान का फॉर्म डाउनलोड करके या वो फिल करके बताऊँगा, तो अगर आप हिंदी में हैं तो हिंदी में भी आपने तकरीबन अपनी लैंग्वेज के अंदर वही चीज़ें लिखनी होंगी, वही रिक्वायरमेंट्स हैं, वही सारे जो है ना खाने उसी तरीके से आप लोगों ने फिल करने हैं। तो आपकी जो भी लैंग्वेज है रिक्वायर्ड आप वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी फॉर्म डाउनलोड करके रखा हुआ है और उसको मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो है ना वो मैंने फिल करके भी रख लिया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? ये उर्दू लैंग्वेज के अंदर मैंने फॉर्म जो है ना वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा हैसियत पनाह-गज़ीं की मंजूरी की दरख्वास्त, ठीक है? यानी कि रिफ्यूजी फॉर्म यानी फॉर्म फॉर द रिफ्यूजी एप्लीकेशन, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द असाइलम या रिफ्यूजी, ठीक है? अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपने इसको छोड़ देना है बाखिदमत जनाब वज़ीर-ए-इंसाफ़, ठीक है? क्योंकि आपने वज़ीर-ए-इंसाफ़ साहब को जो है ना ये एप्लीकेशन देनी है, ठीक है? सबसे पहले जो खाना आ जाता है वो नाम है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया आमिर खान, ठीक है? उसके बाद आपने जेंस सेलेक्ट करनी है कि आप मर्द हैं या औरत है, अगर मर्द है तो यहाँ पे आपने टिक करना है, अगर औरत है नीचे वाले में आपने सर्कल करना है, ठीक है? अगर आपका कोई दीगर नाम है यानी कि नाम अगर आपका लंबा है जिस तरह ओसामा बिन लादेन बिन फलाना बिन ढमकाना या इस तरह करके यानी कि जो भी आपके लंबे नाम हैं, अगर आपके नाम के साथ सरनेम या अगर आपकी कोई और कास्ट वगैरह का नाम भी आता है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने लिखना है जनाब जी तारीख़ पैदाइश, ठीक है? यहाँ पे आपका सबसे पहले ईयर आएगा, कौन-सी ईयर में आप पैदा हुए हैं। माह लिखना है यानी कि आपका मंथ कौन-सा है, दिन यानी कौन-सी तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है? मौजूदा पेशा क्या है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया इंजीनियर, ठीक है? अगर आप
वर्कर हैं, लेबर हैं, शॉपकीपर हैं, यानी जो भी आप काम करते थे पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री या अपनी कंट्री के अंदर, तो आपने यहाँ पे उसका जो है ना पेशे का नाम लिखना है, या ना अपनी कैटेगरी, जो इस कैटेगरी में आप काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी शहरियत इलाका, आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका जो शहरियत है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका जो प्रोविंस आएगा वो आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया रावलपिंडी, पंजाब, ठीक है। और मकाम पैदाइश, आप किस सिटी के अंदर पैदा हुए, तो आपने वहाँ पे अपनी सिटी का नाम लिख देना है और उस जगह का नाम लिख देना है कि जिस जगह पे आपकी पैदाइश हुई, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, यानी कि अपने घर का पता, जहाँ पे आपके पासपोर्ट के ऊपर जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। वही वाला आपने पता जो है आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दिया मकान नंबर 201, गली नंबर 5, माल रोड, रावलपिंडी, ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बहावाला, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल बहावाला यानी कि डाकखाना नंबर या चक नंबर या जो भी आप लिखते हैं, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। टेलीफोन नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो यहाँ पे आपने सिंपल लाइन मार देनी है, ठीक है। ये फॉर्म जो है ना, ये मैंने कंप्यूटर के ऊपर जो है ना, ये मैंने फिल किया है। ये आपने अपने पेन से, हाथ से आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है। कंप्यूटर से अगर आप फॉर्म फिल करके लेके जाएंगे तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। वो लोग मंजूर नहीं करेंगे आपका फॉर्म। तो आप लोगों ने जो है ना अपने पेंसिल से, ब्लैक कलर की पेंसिल से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ब्लैक कलर ही आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो जो खाना है आपने खाली छोड़ना है, तो वहाँ पे आपने इस तरह एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे लाइन में ज़रा मोटी है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे आपने जैसा मोबाइल नंबर नंबर आप नहीं देना चाहते, तो यहाँ पे आप इसको जैसा खाली छोड़ दें और उसके ऊपर आप एक लाइन लगा दें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट खाना है, यहाँ पे आ जाएगा पासपोर्ट। आपने पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे लिखने हैं, जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर है। आपका डेट ऑफ इशू यानी इजरा की तारीख आपने लिखनी है। उसके बाद कितनी मुद्दत तक आपका पासपोर्ट है, यानी कि कितने साल तक आपका पासपोर्ट करामद है, तो उसका वो आपने साल लिख लेने हैं। उसके बाद आपको जो पासपोर्ट है कहाँ से इशू है, उसका जो है ना आपने नाम लिखना है। पाकिस्तान से इशू है तो बिल्कुल पाकिस्तान लिखें, अगर इंडिया से है तो इंडिया लिखेंगे, अगर आप अमेरिका से है तो यहाँ पे अमेरिका आपने लिखना है। इजरा की तजदीद की वजह, यानी कि आपकी वजह है कि आपने पासपोर्ट क्यों बनवाया, तो ज़ाहिर बात है आपने बैरून मुल्क सफ़र करना था, इसलिए आपने पासपोर्ट बनवाया, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट है, आपका पुराना पासपोर्ट है जो आप मेंशन करना चाहते हैं, आप कीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप इसको लाइन वगैरह लगा के इसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपने लाइनें लगानी है, ठीक है। बिल्कुल ब्लैंक आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। जापान में आमद की तारीख, यानी कि आप जापान में कब आए, यहाँ पे आपने तारीख लिखनी है। उसके बाद आपने एंट्री लिखनी है, कौन से एयरपोर्ट के ऊपर आपने एंट्री की, ठीक है। नरीता एयरपोर्ट है, हनीदा एयरपोर्ट है, नागोया है या इबराकी है, जो भी जिस भी एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना आपने लैंड किया है, वहाँ पे आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। और आपके वीज़े का स्टेटस क्या है, आप टेम्परेरी विजिटर हैं, आप जनाब जी यहाँ पे वर्क परमिट वीज़े के ऊपर आए हैं, जो भी आप उसके ऊपर आए हैं वहाँ आपने अपने वीज़े का स्टेटस लिखना है, ठीक है। टेम्परेरी विजिटर फॉर एग्जाम्पल आए हैं तो यहाँ पे आपने टेम्परेरी विजिटर लिखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जनाब जी, मुद्दत क़याम ख़त्म होने, वीज़ा के काबिले अमल रहने तक की तारीख, यानी कि कब तक आपका वीज़ा है, आपको वीज़ा कितने दिनों का मिला है, ठीक है। कब आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आपने वो तारीख लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे। यहाँ पे अब आपके अहले खाना की जो तफसीलात हैं, यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उनकी तफसीलात आ जाएंगी। सबसे पहले आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, जो भी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल में दिया आबिद खान, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लिखनी है। फिर आपने यहाँ पे उनकी जिन्स लिखनी है, फिर आपकी उनकी शहरियत लिखनी है, फिर पेशा क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है दुकानदार, यानी कि दुकानदारी शॉपकीपर है, तो उन्होंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया दुकानदार, ठीक है। अगर वो जापान में रहते हैं तो ऊपर वाले खाने पे आपने टिक करना है, जापान में अगर नहीं रहते तो नीचे वाले खाने के ऊपर आपने चेक करना है, ठीक है। अब मकाम रिहाइश कहाँ है, अगर वो पाकिस्तान में ही रहते हैं तो पाकिस्तान लिखना है, जापान में रहते हैं तो यहाँ पे जापान लिखना है। उनका अगर टेलीफ़ोन नंबर है तो यहाँ पे आप टेलीफ़ोन नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी वालिदा का नाम आ जाएगा, उनका आपने यहाँ पे इसी तरीके से नाम लिखना है। यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे आपने लिखना है कि औरत, यानी कि ज़ाहिर बात है आपकी मदर है तो औरत ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने शहरियत इलाका लिखना है कि किस शहर से आए हैं और कौन से मुल्क से आए हैं, ठीक है। यहाँ पे उनका पेशा लिखना है खातून खाना, यानी कि घर के अंदर रहती हैं खातून खाना लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई जॉब करती हैं, नर्सिंग करती हैं, डॉक्टरी करती हैं या कोई और किसी जगह पे जॉब करती हैं, तो जॉब करने वाली खातून है तो यहाँ पे आप उनका पेशा लिखेंगे। उसके बाद मकाम रिहाइश किस जगह पे रहते हैं, ठीक है, अपने सिटी का नाम और अपनी कंट्री का नाम, यहाँ पे उनका टेलीफ़ोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएँगे आपके बहन-भाई, ठीक है, आपका बड़ा भाई है
यहाँ पे आपने बड़ा भाई लाजमी लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे छोटा भाई, छोटा भाई, छोटा भाई, ये छोटी बहन, इस तरह करके आपने तरतीब से सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। मैं एक ही जो कॉलम जो है ना और रो आपको फिल करके बता रहा हूँ, तो आपको ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये बड़ा भाई यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद फॉर एग्जांपल अकरम खान उनका नाम है, ठीक है। यहाँ पे उनके मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी है। उनकी जिन्स जो है वो मर्द है, पाकिस्तानी है, और उनका पेशा जो है वो दुकानदार हैं वो भी, और जापान में नहीं रहते, इसलिए मैंने नीचे वाले खाने पे चेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे वो पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे आपने नीचे उनका सिटी का नाम भी लिखना है, क्योंकि सिटी का नाम देखना ज़रा भूल गया, ठीक है। यहाँ पे उनका टेलीफोन नंबर आ जाएगा। अगर आपका कोई बहन भाई नहीं है तो यहाँ पे आपके अलावा कोई भी नहीं है, तो आपने यहाँ पे सारे खानों के ऊपर इस तरह की ब्लैंक लाइंस लगा देनी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद अगर आपके बीवी बच्चे हैं या दादा दादी है या कोई और अहले खाना अफराद हैं, तो आपने उनका नाम भी, अगर आप शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली आपकी जो बीवी और बच्चे का नाम आएगा, ठीक है। नंबर वन पे आपने बीवी का नाम, बीवी लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना है कि वो आपकी वाइफ है, ठीक है। आपने फिर अपनी वाइफ का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कुलसूम बीबी, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ, वो जेंट्स लिखनी है, वो औरत है, पाकिस्तानी है। खातून खाना है, वो भी जापान में नहीं रहती, यहाँ पे मैंने चेक कर दिया, पाकिस्तान में रहती हैं। यहाँ पे मैं सिटी का नाम लिखना भूल गया, आपने पाकिस्तान और नीचे सिटी का नाम लिखना है, और यहाँ पे उनका टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे का नाम यहाँ पे लिखेगा, बच्चे का नाम, ठीक है, लड़का है लड़की है, यहाँ पे आपने उसका नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर उसने जिस लिखनी है कि वो लड़का है लड़की है, ठीक है, फिर पाकिस्तानी है, फिर क्या काम करता है, तो अगर वो बच्चा है तो यहाँ पे आपने लिखना है कि बच्चा है, स्कूल जाता है तो स्कूल, यहाँ पे लिखना है स्कूल जाने वाला बच्चा है। जापान में रहता है तो आपने ऊपर वाले खाने पे चेक करना है, जापान में नहीं रहता है तो नीचे वाले खाने में। इसी तरीके से आप देखिएगा सारे खाने जो है ना आपने फिल करने हैं। अगर आपके फैमिली में ज़्यादा मेंबर नहीं है तो जो खाने बच जाते हैं वो आपने यहाँ पे लाइन मार के इन खानों को फिल करना है, और कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपकी रिहाइश, ठीक है। यहाँ पे लिखना है रिहायशी पस मंज़र जापान में आने से कबल और जापान में आने के बाद का मुकम्मल रिकॉर्ड तहरीर कीजिए, यानी कि आप जापान में कब आए, कितने दिनों के लिए, और आपने वापस कब जाना है, ठीक है। यहाँ पे वो सारी तफसीलात आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं रावलपिंडी से पाकिस्तान जो है ना रावलपिंडी पाकिस्तान से आया, ठीक है। इस तारीख को मैं जो हूँ, यानी कि यहाँ पे सॉरी आपने लिखना है आपकी पैदाइश से लेके और जापान आने तक आपने वो अरसा लिखना है कि आप उस एरिया में कब तक, पाकिस्तान में कब तक रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रावलपिंडी पाकिस्तान में, ये डेट ऑफ बर्थ मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखी है कि मैं 17 अगस्त 1999 को मैं पैदा हुआ, और 2033 लिखना था, 33 लिख दिया, चलें कोई नहीं, मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पे 2023 तक की तीसरे के महीने की 2 तारीख तक मैं जापान में जो हूँ, मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है ना मैं टोक्यो जापान आया इस तारीख को, ठीक है। इस तारीख से इस तारीख तक, क्योंकि आपका वापसी का अभी तक कोई प्लान नहीं है वापस जाने का, तो आपने यहाँ पे इस चीज़ को खाली छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट नहीं लिखनी, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है कि यहाँ पे आपने पाकिस्तान में जापान आने तक, ठीक है, जो अपना आपका अरसा है, यानी डेट ऑफ बर्थ से लेके जिस टाइम आपने वहाँ से फ्लाइट आपने ली है जापान आने की, उस टाइम की वो जो डेट है आपने वो लिखनी है, ठीक है। फिर जापान में जब आपने लैंड किया, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टे लंबा है, कहीं कहीं 8 घंटे का स्टे होता है, तो वो दिन जो है ना वो चेंज होता है, नेक्स्ट डे में आप एंटर हो जाते हैं, तो आपने फिर उसके अगले दिन की यहाँ पे डेट डालनी है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट्स में दोबारा पूछ सकते हैं, या दोबारा इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने जनाब जी यहाँ पे तालीमी पस मंज़र बराए मेहरबानी जापान आने से पहले और आने के बाद दोनों के लिए पुर कीजिए, ठीक है। जापान में आने से पहले आपकी तालीम क्या थी, या जापान में आने के बाद अगर आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो आपके पास कोई डिग्री है या कोई एजुकेशन आप यहाँ पे अपनी हासिल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपने रिकॉर्ड लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि तीसरे के महीने की 25 तारीख 2005 में गवर्नमेंट हाई स्कूल में आपने यहाँ से लेके इस सन से लेके इस सन तक आपने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, तो आपने उसके ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल है तो इसके ऊपर आएगा, मिडिल स्कूल है तो उसके ऊपर आपने चेक करना है, अगर हाई स्कूल है तो इस हाई स्कूल वाले खाने के ऊपर आपने चेक करना है, ठीक है। पता है, क्योंकि खाना छोटा से आप बहुत ज़्यादा पता नहीं लिख सकते, सिर्फ अपनी सिटी का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, कौन सी सिटी या गाँव के अंदर या कोई भी आपका जो एरिया है उसका नाम लिखना है, ठीक है।
और मुकम्मल तालीम है यानी कि आपने वो डिग्री या जो भी आपका हाई स्कूल आपने मुकम्मल किया है कि नहीं किया है, ठीक है? अगर मुकम्मल किया है तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर नामुकम्मल है तो यहाँ पे चेक करेंगे। अगर इसके अलावा कोई आप जिस तरह दीनी मदरसा वगैरह या कोई और कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे चेक कर देना है, ठीक है? उसके बाद जनाब जी आ जाते हैं, अगर आपने उसके बाद सबसे पहले आपने हाई स्कूल का लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर हाई स्कूल, सॉरी कॉलेज आएगा, कॉलेज के बाद यहाँ फिर हाई स्कूल के बाद फिर प्राइमरी स्कूल, यानी कि तरतीब से जो सबसे आखिरी वाला होगा सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद जनाब जी उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर सो आपका बिगनिंग स्कूल जाए जो आपका, ठीक है? जो बिगनिंग स्कूल है वो आपका, वहाँ पे आपने उसकी वो डेट वगैरह लिखनी है, और कौन से स्कूल में आप पढ़ते रहे हैं उसका नाम लिखना है, और कौन सी सिटी में आपने पढ़ा है उस सिटी या गांव का नाम आपने लिखना है, इसी तरीके से। ठीक है, फॉर्म को आप ज़रा तवज्जो से और गौर से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी भी चेक करना है। अगर आप किसी मदरसे वगैरह में या कोई और इंस्टीट्यूट या किसी और कोई और स्पेशल किस्म की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करके फिर आपने इस खाने के अंदर यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी मुलाजमत का रिकॉर्ड लिखना है, यानी आप जॉब कहाँ पे करते थे। मुलाजमत का रिकॉर्ड जापान में आने से कबल और जापान में आने के बाद का मुकम्मल रिकॉर्ड तहरीर कीजिए। ठीक है, तो जापान में आने से पहले आप अपनी कंट्री में कौन सा काम करते थे, ठीक है? और जापान में आने के बाद भी अगर आपने कोई काम किया है रिफ्यूजी डालने से पहले, ठीक है? अगर आपने काम किया तो वो भी आप मेंशन करें। अगर आप फ्रेश हैं तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ पाकिस्तान में जो या जो आपकी कंट्री है आपने जहाँ पे काम किया है सिर्फ उसका रिकॉर्ड जो है ना आपने मेंशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 2018 से लेकर 2019 तक जो है ना गवर्नमेंट सर्विस में करता रहा हूँ। ठीक है, तो कारोबार की नौयत क्या थी, यानी कि काम करने की नौयत क्या थी, तो यहाँ पे मैंने लिखा है दफ्तरी काम। और पता क्या था, वो मैंने पता जो है ना यहाँ पे मैंने लिख दिया रावलपिंडी। ठीक है, और यहाँ पे दर्जा जिम्मेदारी आपकी क्या थी, ठीक है, आप किस किस्म का काम करते हैं। अगर आप शॉपकीपर हैं तो यहाँ पे आप शॉपकीपर लिखेंगे यानी दुकानदार लिखेंगे। अगर आप मस्जिद के इमाम तो यहाँ पे मस्जिद का इमाम लिखेंगे। अगर आप दफ्तरी काम करते हो तो यहाँ पे आप क्लर्क लिखनी है। जो भी आपका काम है यहाँ पे अपने पेशे को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट लाइन के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है जापान में आमद और रवानगी का रिकॉर्ड। ठीक है, जापान में आप आए कब, ठीक है, और आपकी रवानगी कब है। ठीक है, आप आए तो हैं जापान में इस तारीख को, या आपने तारीख यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तारीख रवानगी यानी कि आप जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ के ऊपर आपने लाइन मार देनी है, यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है। खाली से मुराद ये है कि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ लाइन मारनी है। ठीक है, क्या आपको जापान से डिपोर्ट किया गया है? अगर आप पहले भी जापान में आ चुके हैं और आपको डिपोर्ट किया गया है तो यहाँ पे आपने लिखना है हाँ। अगर नहीं किया तो यहाँ पे आपने नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है बैरून मुल्क सफ़र का रिकॉर्ड। ठीक है, अगर इससे पहले भी जापान आने से पहले अगर आप किसी और मुल्क के अंदर अगर आपने कुछ सफ़र वगैरह किया है तो उसका रिकॉर्ड लिखेंगे। ठीक है, अगर आप जापान में ही आपने ट्रैवल किया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे जापान। ठीक है, मंज़िल मकसूद क्या है, जापान। और मुद्दत क्या है, यानी कि आपके यहाँ पे रहने की मुद्दत क्या है, यानी कि आपका वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आपने वो तारीख लिखनी है। ठीक है, और मकसद क्या था आपका यहाँ पे आने के, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा था अर्जी दौरा, यानी कि टेम्परेरी विजिटर थे। ठीक है, आप टेम्परेरी विजिटर आए थे यहाँ पे, या अगर आप बिजनेस करने के लिए आए थे तो यहाँ पे बिजनेस वीज़ा लिखेंगे। या कोई भी जिस जो भी आपका वीज़े की नौयत है, टाइप ऑफ वीज़ा क्या, आपने अपने टाइप ऑफ वीज़ा जो है ना वो लिखना है, उसका मकसद लिखना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब आपने अपने ख़ानदान के बारे में, यानी कि आपने अपने कबीले के बारे में या अपनी ज़ात के बारे में लिखना है। यहाँ पे कबीला है, मिसाल के तौर पे पठान है तो यहाँ पे आपने लिख दिया खान। अगर आपका मज़हबी ग्रोह या फ़िरका है, ठीक है, आपका मज़हब कौन-सा है, उसके अंदर ग्रोह कौन-सा है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुसलमान हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इस्लाम, सुन्नी है तो सुन्नी लिखेंगे, शिया है तो शिया लिखेंगे, वहाबी है तो वहाबी लिखेंगे। लेकिन जापान के अंदर जो है ना ज़्यादातर ये सुन्नी और शिया ही चलता है, इनको सुन्नी और शिया के बारे में ही पता है। ठीक है, तो जो भी आपका मसलक है यहाँ पे आप इस्लाम लिख के, अगर तो अगर आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखेंगे। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है, कैथोलिक हैं, जो भी हैं। अगर हिंदू हैं तो हिंदुओं का कौन सा है उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, कोई भी रिलीजन है आपने रिलीजन का नाम लिखना है और यहाँ पे अपनी कास्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ कि आपकी मादरी ज़बान कौन-सी है, आपकी मदर लैंग्वेज कौन-सी है, आप कौन-सी ज़बान बोलते हैं। ठीक है, अगर आपकी मादरी ज़बान उर्दू है तो उर्दू लिखेंगे, पंजाबी है तो पंजाबी लिखेंगे, हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, कोरियन है तो कोरियन लिखेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने
अब मेरी ज़बान जो है वो उर्दू है, तो मैंने यहाँ पे उर्दू लिख दिया है, ठीक है। पढ़ सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल उर्दू पढ़ सकता हूँ। बोल सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल उर्दू बोल सकता हूँ। लिख सकते हैं, जी हाँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ नहीं सकते तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बोल सकते हैं तो हाँ, यहाँ पे हाँ लिखना है, आपने यस लिखना है, ठीक है, लिख सकते हैं तो हाँ, ठीक है। तो आपने इन खानों को इस तरीके से पुर करना है। दीगर ज़बानें कौन-कौन सी बोल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश, अंग्रेज़ी। पढ़ सकते हैं, जी हाँ, पढ़ सकता हूँ। बोल सकते हैं, जी हाँ, बोल सकता हूँ। लिख सकते हैं, हाँ जी, लिख सकता हूँ। ठीक है? उसके बाद आपने नेक्स्ट रो के अंदर आ जाए, यहाँ पे लिखे अगर आप अपने मुल्क वापस जाएँगे तो आपको किन वजूहात की बिना पर अज़ियतें दी जाएँगी? मौज़ू खाने पर निशान लगाएँ। ठीक है? आप जिस मकसद के लिए वीज़ा डालना चाहते हैं, ठीक है? वीज़ा डालने का यानी कि रेफ्यूजी अप्लाई करना चाहते हैं, उस रेफ्यूजी अप्लाई करने के पीछे वजूहात क्या हैं? ठीक है? अगर तो आप रेसिज़्म के ऊपर डालना चाहती हैं यानी कि नस्ली तासुब है, तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अमेरिका में काले और गोरे का जो है ना वो क्लैश वगैरह चलता है, ठीक है? इंडिया के अंदर मुख्तलिफ ज़ातें वगैरह हैं, ठीक है? तुम अछूत हो तो तुम यानी कि ब्राह्मण हो, इस तरह कुछ अगर उनका कोई आपस में क्लैश है, तो नस्ली अगर आप रेसिज़्म की तरफ से कोई रेफ्यूजी डालना चाहते हैं जिसकी वज़ह से आपकी जान को खतरा है, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे। रिलीजियस असाइलम अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मज़हब के खाने के ऊपर आप चेक करेंगे, ठीक है? अगर शहरियत फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो सिटीज़नशिप है, ठीक है? उसके ऊपर आप डालना चाहते हैं, ठीक है? आपकी कंट्री के अंदर जो है ना कोई प्रॉब्लम है आप आपके वहाँ पे रहने पे, तो यहाँ पे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी मखसूस समाजी ग्रुप की रुकनीत है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसकी वजह से उसमें शामिल होने की वजह से आपको जान को खतरा है, तो आप यहाँ पे उसका नाम मेंशन करेंगे, ठीक है? अगर आप पॉलिटिकल है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये पॉलिटिकल है यानी कि सियासी राय है, तो आपने यहाँ पे इसको चेक कर देना। अगर कोई और वजूहात है, तो आपने यहाँ पे उसको लिख के यहाँ पे आपने बाकायदा इसको मेंशन करना है, ठीक है? इसको खाली नहीं छोड़ना, ठीक है? अगर नहीं है, तो बाकियों को खाली छोड़ देना और यहाँ पे आपने इसको चेक कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट कॉलम में आते हैं रो में आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मंदरजा वाला सवाल नंबर 1 में आपकी दी गई वजूहात के मुताबिक आपको किसकी तरफ से अज़ियतें दी जाने का खौफ है, ठीक है? यहाँ पे अब मैंने पॉलिटिकल डाला है, तो पॉलिटिकल में जो है ना किसकी वजह से आपको खतरा है, तो यहाँ पे रियासती तंज़ीम यानी कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या की फेडरेशन की तरफ से जो है ना आपकी जान को खतरा है, ठीक है? आप उसने उस तंज़ीम का नाम लिखना है, ठीक है? यहाँ पे मैंने जिस तरह एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ़ एक पाकिस्तान चोर लीग यानी कि ज़ाहिर बात है करप्शन है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा, तो आप सबको ही पता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पाकिस्तान चोर लीग, ठीक है? तो आपकी कंट्री में जो है, जो भी आपकी पार्टी इक़्तिदार में है, उसकी वजह से आपकी जान को खतरा है, तो आपने उसका नाम लिखना है या कोई और आपका कोई भी मसला है, तो यहाँ पे जिन लोगों की वजह से मसला है, उनका यहाँ पे आपने उनकी जमात का नाम लिखना है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं ऊपर दर्ज करदा के अलावा बराए मेहरबानी वाज़ेह करें, अगर कोई इसके अलावा भी कोई रीज़न है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखें, अगर रीज़न नहीं है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ़ एक लाइन मार देनी है, ठीक है? उसके बाद आप नंबर 2 क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, आपको अज़ियतें झेल जाने का खौफ कब से महसूस हुआ? ठीक है? जो आपने यहाँ पे सियासी राय लिखी है ना आगे जिसकी वजह से आपको जो है आपको अज़ियतें दी जाने का यानी कि आपको टॉर्चर होने का खतरा है या आपकी ज़िंदगी को खतरा है, ठीक है? वो कब से महसूस हुआ? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अभी जुलाई 2020 तो कोई भी महीना जो है जिस आपको बेहतर पता होगा कोई भी है तो आपने उस महीने का नाम और यहाँ पे उस ईयर का नाम लिख देना है यानी कि ईयर लिखना है कि कौन से सन के अंदर जो है ना आपको महसूस हुआ कि आपकी जान को खतरा है, ठीक है? उसके बाद आपको अज़ियतों का सामना करने की बुनियादी वजह तफ़सीलात दर्ज कीजिए। अगर आपको इज़ाफ़ी जगह दरकार है तो एक अलहदा शीट तैयार करके पेश करें, ठीक है? अगर तो आपका कोई बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, ठीक है? कोई बहुत ही ख़ास वाक़या है, तो फिर आपको एक अलहदा से व्हाइट पेपर लेके उसके ऊपर आपने लिखना है और यहाँ पे बाकायदा आपने पेज नंबर ऊपर लिख के, ठीक है? ये जो पेज नंबर यहाँ पे लिखा होगा, पेज नंबर लिखने के बाद आपने कॉलम नंबर 3 का जवाब जो है ना, वो आपने मेंशन करना है, ठीक है? कि भई ये कॉलम नंबर 3 का जवाब है। ठीक है, मेंशन करने के बाद आपने पूरी स्टोरी जो है ना यहाँ पे अपनी लिखनी है, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान की चोर पार्टी की चोरी और करप्शन की वजह से
मैंने इनके हर जलसे में जाकर इनको चोर कहकर पुकारता रहा था, जिसकी वजह से मेरी जान की दुश्मन बन गई है और मुझे जान से मारने की धमकियाँ देती है। ठीक है, यानी कि मुस्लिम लीग चोर मुस्लिम जो पाकिस्तान चोर लीग है, सॉरी, जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये उसका मैंने ये मेंशन कर दिया, ठीक है? तो आप कोई भी स्टोरी है, आपको पॉलिटिकल है, सियासी है, कुछ भी आपको मसला है, तो आपने यहाँ पे स्टोरी लिखनी है, ठीक है? अब नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप अपने मुल्क गए तो आपको किस किस्म के हालात का सामना करने की तवक्को है, मुतवक्का हालात और एक मुफस्सल वज़ाहत और इसकी वजह बयान करें। अगर आपको इज़ाफ़ी जगह दरकार है तो अलहदा शीट तैयार करके पेश करें, ठीक है? सिमिलरली उसी तरीके से आपने जो है ना यहाँ पे आपने जो वज़ाहत है उसको मज़ीद डिस्क्राइब करना है कि आपके ऊपर क्या मशक्क़त और क्या आपके मज़ालिम किए गए, ठीक है? वो आपने सारे लिखने हैं जिसकी वजह से आपकी जान को खतरा है, ठीक है? तो वो स्टोरी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिखा है, पाकिस्तान में अभी तक चोरों की हुकूमत होने की वजह से मेरी जान को खतरा है। अगर मैं वापस आ गया तो मुझे जान से मार दिया जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने एग्ज़ाम्पल देने के लिए आपको लिखा है, ठीक है? बाद में आप यही चीज़ कॉपी करके मत लिख दीजिएगा, मेरा कोई ज़िम्मा नहीं है, सिर्फ़ मैं एक एजुकेशनल पर्पज़ आपको सिर्फ़ एक आगाही देने के लिए उन लोगों के लिए जिनको वाक़ई असाइलम की ज़रूरत है जापान में आने के लिए, सिर्फ़ उनके लिए मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो खुद अपना दिमाग भी थोड़ा इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? अक्ल-ओ-शऊर भी इस्तेमाल करके हर चीज़ को आपने फ़ॉर्म को अपने उसके मुताबिक आपने फ़िल करना है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट रो में चले जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको नंबर 1 में बयान की वजह की बिना पर कभी गिरफ़्तार किया गया या किसी दूसरे तरीके से जिस्मानी तौर पर नज़रबंद किया गया है, आप पर हमला किया गया है? अगर इनमें से कोई वजूहात जो उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है यानी कि आपको गिरफ्तार किया गया, आपको टॉर्चर किया गया या आपको नज़रबंद किया गया या आपके ऊपर हमला किया गया, तो अगर आपका जवाब हाँ में है तो यहाँ पे आपने चेक करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने नहीं करना है, ठीक है? अगर आपका जवाब हाँ में है, तो ये खाने जो है ना आपने फिर फिल करने हैं। अगर आपका जवाब हाँ में है तो मामला तफ़सील से दर्ज कीजिए, ठीक है? आपको कब गिरफ्तार किया गया था या कब आप जेल में गए थे, आपके ऊपर कब हमला हुआ था, वो डेट आपने लिखनी है और मकाम किस जगह पे हुआ था, नज़रबंद आपको किस जगह पे किया था, वज़ाहत कीजिए यानी कि एक्सप्लेन कीजिए और वजह क्या थी, यहाँ पे आपने वजह लिखनी है, ठीक है? नेक्स्ट, अगर आपको इज़ाफ़ी जगह दरकार हो तो अलहदा शीट तैयार करके सिमिलरली उसी तरीके से अगर आपको कोई ज़्यादा आपकी लंबी स्टोरी है तो आप अलहदा पेपर लेके उसके ऊपर आप उसको टैग करके आपने उसके ऊपर सारी डिटेल लिखनी है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट रो में आ जाते हैं, नंबर 1 में जिस वजह का ज़िक्र किया गया है, इसके अलावा क्या किसी और वजह से कभी आपको गिरफ़्तार किया गया या किसी और तरीके से जिस्मानी तौर पर कैद किया गया या किसी और तरीके से आप पर हमला किया गया? तो अगर तो आपको इनमें से किसी भी चीज़ की वजह से कुछ हुआ, अगर आपका जवाब हाँ में है, तो यहाँ पे आपने चेक करना है, अगर आपका जवाब नहीं में है, तो यहाँ पे आपने नहीं के ऊपर चेक कर देना है, ठीक है? अगर तो आपका जवाब हाँ में है तो ये खाना फिर नीचे वाला जो है उसी तरीके से आपने फिल करना है, ठीक है? कब आपको टॉर्चर किया गया था, मकाम क्या था, नज़रबंद करने या हमला करने वाला जो था वो क्या था, किस तरीके का था, यानी किस वजह से उसने हमला किया, ठीक है? वाक़ये की वज़ाहत लिखनी है और वजह लिखनी है, ठीक है? नेक्स्ट में आज याद रखें, अगर आपको इज़ाफ़ी जगह दरकार है तो अलहदा शीट तैयार करके पेश करें, ठीक है? समझ तो आ गई होगी बात आपको। नंबर 5 पे आ जाते हैं कि क्या आपकी फैमिली को नंबर 1 में बयान की वजह की बिना पर कभी गिरफ्तार किया गया या किसी दूसरे तरीके से जिस्मानी तौर पर नज़रबंद या हमला किया गया, ठीक है? अगर आपकी फैमिली को किसी वजह से टॉर्चर किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया या किसी और तरीके से जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आपका जवाब अगर हाँ में है, तो यहाँ पे चेक कीजिए, अगर नहीं में है, तो नहीं पे चेक करके बाकी खानों के ऊपर आपने इसी तरीके से क्रॉस लगा देना है, ठीक है? अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आपने इन हालात को आपने इन खानों के अंदर जो है ना आपने लिखना है, ठीक है? यहाँ पे आप देख लें, ये आप समझ जाएँगे इसको पढ़ के, यहाँ पे आपने नाम लिखना है, रिश्ता लिखना है, कब कितना अरसा हुआ, मकाम क्या था, नज़रबंद या हमला करने वाला कौन था, ठीक है? वाक़ये की जो वज़ाहत है वो आपने सारी यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट रो के ऊपर आ जाते हैं, नंबर 1 में जिस वजह का ज़िक्र किया गया है
क्या कभी इसके अलावा आपकी फैमिली को गिरफ्तार किया गया या किसी और तरीके से जिस्मानी तौर पर कैद किया गया है या किसी और तरीके से आप पर हमला किया गया है? इस सवाल को गौर से पढ़िएगा। अगर आपका जवाब हाँ में है, तो यहाँ पे आपने चेक कर देना है और नीचे उसकी डिटेल लिखनी है। अगर तो आपका जवाब ना में है, तो यहाँ पे ना करके बाकी खानों के ऊपर आपने इस तरीके से क्रॉस लगा देना है। इन इन खानों को आपने जो है ना फिल नहीं करना, ठीक है? नंबर 6 पे आ जाते हैं, क्या आप अपने मुल्क या जापान में अपने मुल्क की हुकूमत के खिलाफ किसी मुखालिफ तंजीम के रुकन रहे हैं? ठीक है? यानी कि अगर आपका किसी पॉलिटिकल, किसी रिलीजियस या किसी और एनजीओ या किसी और नेशनैलिटी से अगर आपका ताल्लुक है, ठीक है? और आप अपने जापान के अंदर जो है ना आपकी किसी तंजीम से अगर आपका ताल्लुक है या अगर आप अपने मुल्क के खिलाफ किसी तंजीम के रुकन है या कोई भी इस किस्म का एंटी स्टेट अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से आपकी जान को खतरा है, ठीक है? तो आपने अगर जवाब हाँ में है, तो यहाँ पे आपने चेक करना है, अगर नहीं है, तो यहाँ पे आपने नहीं के ऊपर चेक करके और बाकी नीचे वाले खानों को इसी तरीके से क्रॉस कर देना है। अगर आपका जवाब हाँ में है, तो यहाँ पे आपने उनकी डिटेल जो है ना अपने मामलात की, ठीक है, वो सारे इन खानों में फिल करनी है आपने, ठीक है। मुद्दत क्या थी, नाम तंजीम क्या था, आपका ओहदा क्या था उस तंजीम के अंदर और आपकी सरगर्मियों की वजाहत क्या थी, यानी कि आप काम क्या करते थे उस तंजीम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्या आपने कभी अपने मुल्क की हुकूमत के खिलाफ सियासी राय का इजहार किया या कोई मुखालिफ सियासी रद्द-ए-अमल इख्तियार किया? अब मिसाल के तौर पे ये फॉर्म जो है ना मैं पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर है, तो मैं पॉलिटिकल जो है ना उसके ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। तो जवाब हाँ में है, तो मैंने हाँ के ऊपर टिक किया, ठीक है। अब मुझे उस हाँ के जवाब की डिटेल लिखनी पड़ेगी, ठीक है, कि मैंने मेरा किस सियासी जमात से ताल्लुक है और मैंने किस सियासी जमात के खिलाफ अपनी राय का इजहार किया और मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, वो सारी डिटेल आपने नीचे फिल करनी है, ठीक है। अगर आपका जवाब हाँ में है, तो तमाम हालात तफ़सील से दर्ज कीजिए। नोट, अगर आपको इज़ाफ़ी जगह दरकार है, तो एक अलहदा शीट तैयार करके पेश करें, ठीक है? तो आपका जवाब हाँ में है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तफ़सील वगैरह लिख दिया कि ज़मीनी इंतख़ाबात में इलेक्शन में मैं जो है ना पाकिस्तान की किसी पार्टी के साथ अटैच था और दूसरी पार्टी के खिलाफ मैंने अपनी पार्टी को वोट दिया, ठीक है? मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो आपने सारी डिटेल जो है ना, यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या सवाल नंबर 1 में आपकी बयान करदा वजूहात की बिना पर आपके खिलाफ गिरफ्तारी का कोई वारंट जारी हुआ? यानी कि आप जो पॉलिटिकल फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैंपेन वगैरह कर रहे थे, आपने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, तो उस की वजह से आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आपने हाँ पे चेक करके नीचे डिटेल लिखनी है, कब गिरफ्तार किया गया था, किस वजह से किया था, इल्ज़ाम क्या था आपके ऊपर, सारी डिटेल आपने इन खानों के अंदर फिल करनी है। आपका जवाब अगर ना में है, तो ना के ऊपर चेक करके इन खानों के ऊपर आपने सिर्फ क्रॉस लगा देना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? आपको मंदरजा बल हकीकत का इल्म कैसे हुआ? ठीक है? आपको कैसे पता चला इन तमाम मामलात के ऊपर कि आपकी जान को खतरा है, आपके ऊपर जो है ना ये तशद्दुद किया जा रहा है, आप उनके नोटिस के अंदर आ गए हैं, किस वजह से पता चला? ठीक है? तो आपको अगर पता है, तो यहाँ पे आपने वो डिटेल लिखनी है, अगर नहीं पता तो आप सिंपल यहाँ पे लिख दें पता नहीं, ठीक है? नहीं पता तो बस यहाँ पे पता नहीं लिख दें, ठीक है? क्या जापान में आने से कबल किसी फौजदारी कानून के इल्ज़ाम में भी कभी पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया या वकील इस्तिग़ासा ने आप पर कोई मुकदमा दायर किया? ठीक है? यानी कि जापान आने से कबल अगर आपके ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा लगा है या पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है या अगर आपके ऊपर कोई सीरियस किस्म का चार्ज लगा है, अगर आपका जवाब हाँ में है, तो यहाँ पे आप हाँ पे चेक करेंगे और अगर आपका जवाब नहीं में है, तो नहीं पे आप चेक करके बाकी नीचे वाले खानों के ऊपर इसी तरीके से क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अगर आपका जवाब हाँ में है, तो यहाँ पे आपने डिटेल लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या आपने कभी किसी दूसरे मुल्क में पनाह तलब की? यानी कि जापान के अलावा भी अगर आपने किसी और मुल्क में पनाह तलब की है, तो अगर आपका जवाब हाँ में है, ठीक है, तो नीचे उसकी डिटेल लिखिए। अगर आपको जवाब नहीं में है, तो नहीं पे चेक करके यहाँ पे आपने सिंपल क्रॉस लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या आपने जापान आने से पहले या जापान आने के बाद कभी किसी गैर मुल्की सफारत खाने या अक़वाम मुत्तहिदा UNHCR से पनाह तलब की? यानी कि जापान में आने से पहले अगर आप UNHCR जो यूनाइटेड नेशन का इदारा है रेफ्यूजीज के लिए, ठीक है,
उसमें भी आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है, या जापान आने के बाद भी अगर आपने यूएनसीएचआर में कोई एप्लीकेशन वगैरह दी, अगर आपका जवाब हाँ में है तो नीचे आप उस इदारे का नाम लिखें, यानी कि जापान में बहुत सी एनजीओज वगैरह भी काम कर रही हैं जो रिफ्यूजीज को सपोर्ट करती हैं और उनके लिए जो है ना उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। अगर आप उनके थ्रू असाइलम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपका जवाब हाँ में है तो सारी डिटेल आपने उनके बारे में यहाँ पे बतानी है। अगर आपका जवाब नहीं में है तो यहाँ पे नहीं के ऊपर आप चेक करके नीचे वाले खानों के ऊपर आपने यहाँ पे क्रॉस लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आप मुदरजा बाला 1 से 11 तक के सवालात के दिए गए जवाबात की तायद में सबूत के तौर पे मवाद पेश कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई प्रूफ है, अगर आप पेश कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर आपका जवाब हाँ में है तो नीचे आप उसका डिटेल आप लिखेंगे उस प्रूफ की, ठीक है। मवाद क्या है, कागजात किस किस्म के हैं, मवाद की नौइयत क्या है, पेश करने की वजह क्या है और पेश करने तक की मुद्दत क्या है, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल अगर लिखनी है इसके अंदर आपने, ठीक है। और अगर आपका जवाब नहीं में है तो नहीं के ऊपर आप चेक करके नीचे वाले खानों को आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस मुल्क में आपको अज़ियतें दी जाने का खदशा था, इस मुल्क से आप किस तरह फरार होकर जापान में दाखिल हुए? मुल्क से फरार होने के दिन से लेकर जापान पहुंचने के दिन तक के तमाम हालात मुफस्सल तहरीर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, आपने डिटेल वगैरह लिखी है कि कब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से कब आप जापान में आए, ठीक है। आपको जान का खतरा किस टाइम से था, आपके साथ क्या मामलात हुए, तो ठीक है। यहाँ पे तारीख आपने लिखनी है, ठीक है। रवानगी का पोर्ट जो है ना, आप किस एयरपोर्ट से आपने फ़्लाइट ली, ठीक है, कौन सी तारीख थी, और जापान में कौन से एयरपोर्ट के ऊपर आप लैंड किए, ठीक है। यहाँ पे मैंने नारिता लिखा हुआ है, अगर आप नारिता में तो नारिता लिखेंगे, हनीदा एयरपोर्ट है तो हनीदा लिखेंगे। ओसाका में अगर आप लैंड किया तो ओसाका एयरपोर्ट लिखेंगे, यानी जो भी एयरपोर्ट है आपका जिस पे आपने लैंड किया तो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। जहाज़ का नाम क्या था, पीआईए की फ़्लाइट थी, कतर एयरलाइन थी, एमिरेट्स एयरलाइन थी। जो भी कंट्री की फ़्लाइट अगर आपने बुक करके आप यहाँ पे आए हैं तो आपने उस एयरलाइन का नाम लिखना है। फ़्लाइट नंबर जो है ना आपने यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। कोई चीज़, कोई खाना आपने खाली नहीं छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आप जापान में किस तरीके से दाखिल हुए, किस मौजू खाने पर निशान लगाएं, किसी मौजू खाने पर निशान लगाएं, ठीक है। जापान में आप किस तरीके से दाखिल हुए? आप जापान आए बराह रास्त अपने मुल्क से, यानी कि डायरेक्ट अपने मुल्क से आए, या वाया दुबई से, वाया किसी और कंट्री के जो है ना, अगर आप अपने मुल्क से आए हैं तो यहाँ पे आपने चेक करना है। अगर डायरेक्ट अपनी कंट्री से हैं तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, ठीक है। अगर आप जापान में किसी और मुल्क से होते हुए आए हैं तो किसी मौजू खाने पर निशान लगाएं, ठीक है। अगर आप मुल्क में, अगर आपने कोई फ़्लाइट वगैरह, कोई वाया फ़्लाइट वगैरह ली है, ठीक है, जहाज़ तब्दील किया है, एक फ़्लाइट से आप दूसरी फ़्लाइट में अगर आप शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेक करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने क्रॉस लगा देना है, ठीक है। इन खानों के ऊपर आपने और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अगर आप किसी और मुल्क से होते हुए जापान आए हैं तो मुफस्सल वज़ाहत कीजिए। अब देखें यहाँ पे अगर आपने चेक किया है किसी पे तो उसकी डिटेल आपने इन खानों के अंदर जो है ना वो फिल करनी है, ठीक है। तो मुल्क का नाम लिखना है, मुद्दत क़याम कब से कब तक है, मकसद क़याम क्या था, क़याम की जगह क्या है, रिहाइश, यानी कि पूरी डिटेल आपने यहाँ पे फिर मेंशन करनी है। अगर नहीं है कोई डिटेल तो सिंपल आपने यहाँ पे क्रॉस लगा के खानों को छोड़ देना और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। जापान में बतौर पनाह गुज़ीन की दरख्वास्त देने के मुतालिक आपको कब, कहाँ और कैसे मालूमात हासिल हुई? ठीक है, आपको कैसे पता लगा कि जापान में जो है ना रेफ्यूजी वीज़ा डालते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर तो आजकल हर चीज़, हर मालूमात जो है ना वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि 2017 को इंटरनेट से पता लगा, या जो भी सन अगर आप लिखना चाहते हैं, किसी भी सोर्स के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। उस तारीख मेंशन करनी है और कहाँ से उस सोर्स को आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फिलहाल आप अपना 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 गुजर बसर कैसे करते हैं, ठीक है, यानी कि आपका खर्चा पानी जो है ना वो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तनख्वाह, अगर आपको तनख्वाह मिलती है तो तनख्वाह पे चेक करेंगे। बैंक में जमा शुदा रकम है तो यहाँ पे आप चेक करेंगे। अगर दीगर आपके पास है तो यहाँ पे आप चेक करें। यहाँ पे दीगर के ऊपर चेक करके अपना जेब खर्च, यानी कि जो जेब खर्च पॉकेट मनी है तो उससे आपका गुजारा चल रहा है तो आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है, ठीक है। अगर आपका जवाब तनख्वाह से है तो अपनी तनख्वाह की वजाहत। अगर आप मुलाजमत पेशा बंदे हैं, अगर आप पाकिस्तान से किसी जगह पे काम करते थे, आपकी सैलरी वगैरह थी, आपको कोई वजीफा वगैरह मिलता है तो यहाँ पे फिर आपने
उसकी डिटेल वगैरह लिखनी है, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, तनख्वाह की रकम यानी कितनी अमाउंट मिलती है, ठीक है, माहाना और रोज़ाना की बुनियाद पर, यानी कि आपको डेली वेजेस मिलते हैं या आपको मंथली मिलते हैं, ठीक है। तो वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे फिर मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो बस सिंपल क्रॉस कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है खुद कफील हैं, ठीक है। मुद्दत कब से कब तक है, यानी कब से आपने कमाई शुरू की, उस साल से लेके जापान आने तक जो है ना आपने यहाँ पे वो डेट लिखनी है, ठीक है। इमदादी रकम कितनी है, ठीक है, सालाना आप कितने पैसे कमाते हैं, तो यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है। 50,000 कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, करोड़ कमाते हैं, तो यहाँ पे जो है ना आपने अपनी आमदन लिखनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या आपने कभी जापान से बाहर रिहाइश पजीर अहल खाना को रकम भेजी है? आप यानी कि रेमिटेंस वगैरह भेजते हैं अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं, या जापान से बाहर आपने अपने फैमिली को कोई रकम वगैरह भेजी है रेफ्यूजी अप्लाई करने से पहले? अगर आपका जवाब हाँ में है तो हाँ में चेक करने के बाद आपने नीचे वाले जो खाने के हैं उसके अंदर आपने वो फिल करना है, ठीक है। उनका नाम लिखना है, उनसे आपका रिश्ता क्या है, भेजी जाने वाली रकम कितनी है, और बैंकिंग इदारे यानी कि उनका अकाउंट नंबर जो है ना आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपका जवाब नहीं में है तो सिंपल आपने चेक करना और बाकी खानों के ऊपर आपने क्रॉस लगा देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर आप जापान में आने के बाद 6 माह के अंदर आपने पनाह गुज़ीन की हैसियत के लिए दरख्वास्त नहीं दी तो इसकी ताख़ीर की वजह बयान करें, ठीक है। अच्छा, अगर आप जापान में आ गए हैं, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर आपने अगर कोई वजह वगैरह नहीं दी, ठीक है, तो उसकी वजाहत करें, ठीक है। अगर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है एप्लीकेशन देने की, ठीक है, यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन देना भूल गए हैं, ठीक है, तो वो फिर आपको फिर रीज़न देनी पड़ेगी कि आप किस वजह से भूले हैं, आपकी वजह क्या थी, बीमार थे, आपका ऑपरेशन था, या आपका एक्सीडेंट हो गया था, या कोई भी वजह हो सकती है, तो आपको वो सारी रीज़न नीचे लिखनी पड़ेगी। अगर रीज़न नहीं है तो सिंपल आप यहाँ पे क्रॉस कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद जो सवाल हमारे पास आता है, जापान आने के बाद किसी फौजदारी कानून के इल्ज़ाम में क्या कभी आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया या वकील इस्तग़ासा ने आप पर कोई मुकदमा दायर किया? किया कि नहीं किया? अगर किया आपका जवाब हाँ में है तो नीचे आपने उसकी डिटेल लिखनी है, अगर आप नहीं किया तो नहीं करके नीचे सिंपल आपने क्रॉस लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आप किसी और मुल्क में जाने की ख्वाहिशमंद हैं? जापान के अलावा अगर आप किसी और मुल्क में भी जाकर रेफ्यूजी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका जवाब हाँ में है तो हाँ पे टिक कीजिए और नीचे डिटेल लिखिए। अगर आपका जवाब नहीं में है तो नहीं पे चेक करके आप यहाँ पे सिंपल क्रॉस लगा दीजिए। मेरे ख्याल में शायद मिस प्रिंट हो गया है, इसको ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा आप, ठीक है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो यहाँ पे फिर आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये डिटेल मेरे ख्याल में शायद पीडीएफ में एडिटिंग करते हुए कोई एरर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अज़ियतें जी दी जाने के खदशे के अलावा अगर किसी और वजह से आप अपने वतन वापस नहीं जाना चाहते तो इन वजूहात की वजाहत कीजिए। नोट, अगर आपको इजाफी जगह दरकार है तो एक अलग शीट तैयार करके पेश करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मज़ीद डिटेल वगैरह लिखनी है, ठीक है। आपकी जान को ख़तरा किस वजह से, अगर आप वापस जाएँगे आपकी दुश्मनी है, आपको जान से मार दिया जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल हैं तो किस वजह से आपको जान से मारा जाएगा, ये वो सारे इस तरह जो भी आपके खदशात वगैरह आपने यहाँ पे सारा कुछ लिखना है और अपनी डिटेल मेंशन करनी है, ठीक है। ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये मैंने लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो सेम आपने कॉपी नहीं करना, ये सिर्फ़ मैं आपके शऊर देने के लिए, आपको बताने के लिए कि अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि रेफ्यूजी का फ़ॉर्म कैसे फ़िल करना है, ठीक है। सिर्फ़ उनकी मालूमात के लिए, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है अगर मैं वतन वापस गया तो मेरे साथ-साथ मेरे अहल खाना को भी जान का खतरा होगा, ठीक है।
आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी मसले मसाइल हैं, ठीक है। मौजूदा दिनों में आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत यानी हेल्थ कैसी है? अगर आप बीमार हैं तो यहाँ पे आप चेक करके नीचे आपने डिटेल लिखनी है। अगर आप अच्छे खासे हट्टे-कट्टे हैं तो यहाँ पे चेक करके, ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं लिखना, नीचे आपने नहीं लिख के इस तरह 2 लाइनें लगा दें, या सिंपल आप नहीं लिख के इस तरह क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जब रेफ्यूजी के ऑफिसर आपसे इंटरव्यू लेंगे तो आपको मुतरजम की ज़रूरत, यानी आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। अगर आपको जैपनीज़ लैंग्वेज आती है तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप हाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपका जवाब नहीं में है तो नहीं पे चेक करके, मैं यहाँ पे चेक करना भूल गया, आपने यहाँ पे नहीं पे चेक करना है और अपनी जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में अगर आपको ट्रांसलेटर चाहिए, मुझे उर्दू ज़बान में चाहिए तो मैंने यहाँ पे उर्दू में लिख दिया। हिंदी ज़बान में चाहिए तो आपने यहाँ पे हिंदी में लिखना होगा। कोरियन ज़बान में चाहिए कोरियन में, या जो भी आपकी लैंग्वेज है तो आपने उस लैंग्वेज का नाम लिख के यहाँ पे आपने इसको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर आप मुतरजम के बारे में किसी किस्म की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो इसकी वजाहत कीजिए। यानी कि अगर आपको मुतरजम मिसाल के तौर पे उर्दू के साथ-साथ कोई ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, जो आप बोलना चाहते हैं, यानी कि आप उसमें ईज़ी समझते हैं कि मैं ईज़िली जो है ना इसके अंदर उनके साथ कन्वर्सेशन वगैरह कर सकता हूँ, तो आपने उसकी लिखनी है। अगर नहीं है तो सिंपल नहीं लिख के आपने यहाँ पे 2 लाइनें मार देनी है, ठीक है। मैं तस्दीक करता हूँ कि दरख्वास्त में मौजूद मालूमात सही और दुरुस्त हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको वेरीफ़ाई करना है कि जो कुछ भी मैंने लिखा है वो ठीक है, दुरुस्त है। तो यहाँ पे उस दिन की तारीख जब आप रेफ्यूजी का वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे, एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहेंगे जाएंगे, तो यहाँ पे आपने वो सारी डिटेल वगैरह जो है वो मेंशन करनी है, डेट लिखनी है, ठीक है। फॉर्म को एक दफ़ा गौर से पढ़िएगा। अगर बात नहीं समझ आ रही तो मेरी वीडियो को स्टॉप करके दोबारा उसको रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं, अगर आप फॉर्म को 2-3 दफ़ा गौर से पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। इतना सा फॉर्म है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। आप सिंपल तरीके से आपने इस फॉर्म को गौर से पढ़ना है, सारे फॉर्म को आपने फिल करके आपने जमा कराना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन जो मैं मेंशन करना भूल गया, और अगर आप कोई और क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं मेरे, तो मुझे कमेंट कीजिए। और खुदा का नाम है यार, ये जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ इसको एज इट इज़ आपने अपने फॉर्म को फिल नहीं करना, आपने अपना दिमाग भी थोड़ा लड़ाना है। ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है ना वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वाकई रेफ्यूजी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको उनकी कंट्री के अंदर जाने का ख़तरा है, ठीक है। एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर जो है ना, हिंदी के अंदर करेंगे तो सेम जो है ना आपने इसी तरीके से ही फिल करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर्म सेम ही है, ठीक है। जितने कॉलम और क्वेश्चन लिखे हैं सब के सब सेम ही है, ठीक है। तो बराए मेहरबानी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको परेशानी या कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में कुछ मैंने मिस्टेक्स वग़ैरह की हैं, तो मैं साथ-साथ मैंने मेंशन भी कर दिए कहाँ-कहाँ पे मैंने मिस्टेक की हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? तो यूनी ब्रो यास्मीन शेख की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।